नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान विषय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये HTET 2014 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने सॉल्व किया है। और ये प्रश्न जो है कुछ एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, जैसे कुछ प्रश्न अभी सीटेट 2018 में भी आए थे, कुछ प्रश्न UPTET में भी आए थे। तो इसलिए हमने इन प्रश्नों का सिलेक्शन किया है ताकि प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होने की संभावना लिए होते हैं। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। आप एसटेट की तैयारी कर रहे हैं या UPTET की कर रहे हैं या सीटेट संबंधित कर रहे हैं, MPTET कर रहे हैं, कोई सी भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न थे और आगे भी आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट ज़रूर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, निम्न में से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है। अब देखिए प्रश्न जो है यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये समुच्चय दिए हैं। अब इनमें से हमें को चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर समान रखता है। देखिए प्रश्न आप गैस कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं प्रश्न को यहाँ समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 1 ग्राम O2 है और 2 ग्राम SO2 है। सबसे फर्स्ट को ही यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए O2 जो होता है तो O2 की मात्रा यहाँ पर 1 ग्राम है और ये SO2 2 ग्राम है। अब इनमें आपको यहाँ पर अणु की संख्या समान है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो फॉर्मूला होता है जिसे हम N और O लिख लेते हैं और यहाँ पर O2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो इसका 1/32। अब 32 कैसे हुआ, ये आपको NO2 के रूप में सभी के साथ में यूज़ करना है। जो भी आपका यहाँ पर SO2 है तो आप NSO2 लिख लें, CO2 है तो CO2 लिख लें। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। जिसे हमने फॉर्मूला लगाया था N और ये O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु भार होता है 16 और उसकी संख्या यहाँ पर है 2 O2 के रूप में। तो 16 गुणे 2 करेंगे तो 1/32, इसका मान निकल के आ जाता है 1/32 इसमें अणु की संख्या। चलिए अब दूसरे को SO2 को देखते हैं। तो SO2 के लिए फिर हम ऐसे लिख लेंगे जैसे N और ये SO2। अब इसके आगे हम इसमें अणु की संख्या निकालते हैं। तो इसकी मात्रा यहाँ पर 2 ग्राम है तो 2 लिख लेंगे। अब बटे में सल्फर है तो सल्फर S का जो मान होगा वो होता है परमाणु भार इसका 32 और 32 के साथ में हम O2 की बात करते हैं। तो O2 का भी हमने देखा कि ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 16 और ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, तो 32 और 32 ये, तो ये हो जाता है 2/64 और 2/64 को हम थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो 1/32। तो हमने यहाँ देखा कि 1/32 इसमें भी अणु की संख्या आ रही है और इसके अंदर भी 1/32 आ रही है। इसी प्रकार से हम CO2 के अंदर देख लेंगे, इसी प्रकार से NO2 के अंदर देख लेंगे, इनमें समानता है या नहीं है। थर्ड के अंदर देख लेंगे और फोर्थ के अंदर देख लेंगे। तो जब हम सेकंड के अंदर देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर, तो इसके अंदर 1 ग्राम CO2 है और 1 ग्राम N2O है। तो 1 ग्राम CO2 का जो भार निकल के आएगा वो हमारा आएगा 1/44 और 1 ग्राम N2 का जो भार आएगा वो भी आएगा 1/44। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 1 ग्राम CO का देखेंगे तो 1 ग्राम CO का जो भार आएगा वो यहाँ पर हमारा आएगा निकल करके 1/28। इसी प्रकार से N2 का देखेंगे तो N2 का भी आएगा 1/28। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर बिल्कुल इक्वल ही मान निकल के आ रहे हैं। और जब हम फोर्थ के अंदर देखते हैं तो फोर्थ के अंदर हमारा जो मान निकल के आएगा वो आता है 1 ग्राम O2 के लिए मान आएगा 1/32 और इसी प्रकार से 1 ग्राम O3 के लिए मान आएगा 1/48। तो इसमें असमानता दिख रही है क्योंकि यहाँ 1/32 है और 1/48 है। तो यहाँ पर समान अणु की संख्या रखता है उसे हमें देखना है। तो देखिए 4 विकल्प नीचे दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके अंदर तीनों के अंदर समान अणु की संख्या ये रखते हैं। तो यहाँ पर समान अणु की संख्या रखते हैं तो फर्स्ट विकल्प हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और फोर्थ जो है उसमें समान अणु की संख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो हमें वो उत्तर देखना है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फोर्थ जो है वायु में ध्वनि तरंगे, क्योंकि वायु में ध्वनि तरंगे जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की ही आवश्यकता होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती है जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो इसलिए यहाँ हमारा उत्तर जो रहेगा ऑप्शन फोर्थ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी सीटेट में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। देखिए यहाँ पूछा है थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है। अब ये पेपर हम एसटीएट का सोल्व कर रहे हैं, पर सीटेट में ये प्रश्न आ चुका कई बार। चलिए देखिए, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाता है, परंतु ताप बढ़ाने पर ठोस और वो कठोर और अम्लीय हो जाता है और हम उसको पुनः गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते। उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग। मतलब एक बार उसको हमने गर्म कर दिया, पिघला दिया और उसके बाद उसको वो कठोर हो जाता है और अम्लीय हो जाता है और फिर हम उसको पुनः गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते। जैसे कि बैकलाइट होता है, आपने देखा होगा बैकलाइट। इसी प्रकार से थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसे गर्म करने पर ये पिघल जाता है और ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में ये आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका उदाहरण रहेगा जैसे पॉलीस्टीरीन। तो यहाँ पर बैकलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण हो गया और पॉलीस्टीरीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक का। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पौधाघर गैस या हरित गृह गैस नहीं है? ये प्रश्न भी कई बार सीटेट से संबंधित एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पौधाघर या ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये नहीं है। अभी ये सीटेट 2018 में भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात पूछी गई थी और शायद यही प्रश्न था उसमें भी। तो पर्यावरण के प्रश्न में आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको ये। तो SO2 जो गैस होती है ये गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है और बाकी तीनों ही CFC, CH4, N2 ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से दुर्बलतम क्षारक है, लुईस क्षारक है। अब निम्न में से दुर्बलतम लुईस क्षारक कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड, जिसे हम H- के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। और दुर्बलतम लुईस क्षारक जो होते हैं वे होते हैं जो आसानी से लुईस क्षारक की मैं बात कर रहा हूँ, दुर्बलतम की बात नहीं कर रहा हूँ। लुईस क्षारक वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, वो लुईस क्षारक होते हैं और जितनी आसानी से प्रदान करेंगे उतने वो प्रबल होंगे, परंतु यहाँ पर दुर्बल पूछा है तो इसलिए इसमें नेगेटिव आयन के साथ में ये हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो वह सिद्ध होता है कि। अब यदि किसी प्रयोग का परिणाम जो है वो हमारी आशा, हमारी उम्मीद से अलग आता है तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे सिद्ध होता है, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। जब भी किसी प्रयोग का परिणाम ऐसा आता है हमारी आशा के अनुरूप नहीं आता है तो व्यक्ति को उसके कारणों का पता लगाना चाहिए कि उससे गलती कहाँ पर हुई है और जिसके कारण उसके सटीक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, और प्रयोग को खंडों में विभक्त कर लेना चाहिए और संभावित कारणों का गहन अध्ययन करना चाहिए ताकि निकट भविष्य में गलती की संभावनाएं समाप्त हो जाए। तो अब जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा इसके अंदर इसका उत्तर भी आ चुका है कि व्यक्ति को इसके संभावित कारणों के निष्कर्ष खंड की विवेचना करना चाहिए, मतलब उनका गहनता से पता लगाना चाहिए कि हमारे द्वारा त्रुटि कहाँ हुई है। तो यह हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला है, रसोई घर में मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। तो रसोई गैस के अंदर जो गैस होती है जिसे हम LPG गैस बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और वो गैस दो गैसों का मिश्रण होती है। वैसे तो उसके अंदर एक और गैस भी होती है जैसे प्रोपेन ब्यूटेन। तो LPG जो गैस जो होती है मुख्य रूप से प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी आ जाता है कभी कभी विकल्प के रूप में। तो यदि ब्यूटेन की जगह आइसोब्यूटेन हो तो भी हमारा उत्तर वो हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर वो दिया नहीं है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। चलिए ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में जनन होता है। तो ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में किसके द्वारा जनन होता है? तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा, जड़ द्वारा?
तो ब्रायोफिलम के अंदर पत्ती के द्वारा जनन होता है। ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा, क्योंकि इसकी पत्ती के किनारों से अपस्थानिक कलियां निकलती है और नए पौधे को जन्म देती है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन या जनन होता है उसे हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, उच्च भेदन क्षमता का विकिरण है। कौन सा विकिरण जो होता है जिसकी भेदन क्षमता जो होती है ये उच्च होती है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा, गामा किरणें, इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। अल्फा और बीटा से भी इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, तो गामा यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है ये क्वेश्चन, और ये अभी सीटेट 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। यही प्रश्न बस यहाँ पर 60 लिखा था, जहाँ पर हमने 72 देखा है 72, यहाँ पर 60 लिखा हुआ था, सिर्फ बस इतना सा चेंज था। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है और चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? प्रश्न बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन पैदा जरूर करेगा, क्योंकि इसका जो उत्तर रहेगा वो आप देखेंगे कहीं जगह पर आपको 12 मिलेगा, आप सोच भी रहे होंगे कि 12 इसका उत्तर होगा, परंतु थोड़ा सा आप इसको समझ लेना। जो अभी सीटेट 2018 में जो 9 दिसंबर को हुई थी उसके अंदर यहाँ पर भार लिखा था, द्रव्यमान की जगह पर भार। प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि व्यक्ति का भार, तो आपका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल 12 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर द्रव्यमान लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और द्रव्यमान और भार दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है और चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो बात यदि द्रव्यमान की आती है तो द्रव्यमान में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्व त्वरण से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखना, आपको बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है ये प्रश्न। तो जो गुरुत्व त्वरण रहेगा वो द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है, परंतु भार को प्रभावित करता है, और भार और द्रव्यमान दोनों चीज़ें अलग होती है। तो इसलिए भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित उसका जो त्वरण होता है वो उसका भार होता है, परंतु हमसे यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, तो इसलिए व्यक्ति का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर भी वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, जबकि भार परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा, और ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखें विशेष रूप से इस प्रश्न का। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? तो जो नहीं पाया जाएगा वो हमारा प्रभाव रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ध्रुवण का, क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, जबकि ध्वनि तरंगों में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये जाती हैं तो इनका अपवर्तन भी होता है। जब दो समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण भी हो जाता है, इसी को हम ध्वनि का व्यतिकरण भी कहते हैं। और जब ध्वनि के मार्ग में कोई अवरोध या आ जाता है तो तरंगें मुड़ जाती है, इसको हम इसका विवर्तन कहते हैं। तो ये भी इनमें होता है, परंतु ध्रुवण इनमें नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है? तो किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? इसका गलनांक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा, ये सभी। तो एक फ्यूज तार के लिए ये सभी चीज़ें मायने रखती है, तो इसलिए यह सभी इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 24, जिसे हम 24 कहते हैं, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, जो कि एक अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s1 है, और सामान्यतः हम एस को उसको पहले भरते हैं तो इसमें 2 होना चाहिए, परंतु ये एक अपवादिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्रोमियम का और एक कॉपर का, इन दोनों का आप विशेष ध्यान रखें, कॉपर 29 और क्रोमियम 24, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये उत्तर है। आगे हम चलते हैं प्रोड्यूसर गैस से। तो प्रोड्यूसर गैस कौन सी गैस होती है? तो प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनती है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा CO + N2 का मिश्रण जो होता है ये इसके अंदर प्रोड्यूसर गैस कहलाती है।
अगला हमारा प्रश्न है, मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है, इसका कारण है। अब इसका कारण क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसके कारण को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण मुख्य रूप से रहेगा कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो विज्ञान शिक्षण में एकीकृत मतलब सामूहिक कह सकते हैं, जिसको हम एकीकृत से मतलब यहाँ पर सामूहिक या जुड़े हुए कह सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका कारण ये है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, यूरिक अम्ल निम्न में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। और यूरिक अम्ल जो होता है ये किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो पक्षी और सरीसृप तथा कीट आदि जो होते हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें मेंढक या उभयचर या स्तनधारी जंतु जो होते हैं, मनुष्य भी आ जाता है उसके अंदर, उसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। और कुछ जलीय जीव जो होते हैं, अमीबा, तारा मछली आदि का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ये आप ध्यान रखें। तो हमसे यहाँ पूछा गया है पक्षी और सरीसृप या कीट वर्ग कह दे, तो ऑप्शन फर्स्ट जो रहे सेकंड जो रहेगा पक्षी और सर्प, ये यूरिक अम्ल के रूप में इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर जो गलत रहेगा ये रहेगा ऑप्शन थर्ड। यह वर्ष में केवल एक बार ही होता है। देखिए सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन के संबंध में बात हो रही है, और सतत मूल्यांकन जो होता है वो वैसे मंथली होता है, तो इसलिए वर्ष में एक बार हम इसको नहीं मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा अघूर्णी पादप है। तो अघूर्णी पादप यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो अघूर्णी पादप यहाँ पर हमारा रहेगा यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को यहाँ पर सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं। चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट में दिया गैसोलीन, सेकंड दिया केरोसिन, थर्ड सी है भारी तेल और फोर्थ डी है यहाँ पर डीजल। इन्हें हमें इनके सामने मिलान करना है और ये इनकी संगठन सूची दी गई है। अब यहाँ पर इनका जो मिलान हम करते हैं, देखिए गैसोलीन जो होता है इसे हमें मिलाना है C4 C9 से, तो ए वाले को हमें इससे मिला देना है। तो ए मतलब सेकेंड, तो ये हमारा सेकेंड जो है सेकेंड और थर्ड के अंदर दिया है। फिर इसी प्रकार से है केरोसिन, तो केरोसिन जो होता है ये हमारा हो जाएगा C8 और C16 तक, तो केरोसिन को हमें इधर मिला देना है। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा भारी तेल, तो भारी तेल जो है ये रहेगा C16 से C30। और इसी प्रकार से डीजल, तो डीजल हमारा रहेगा C10 और ये। तो सबसे फर्स्ट में क्या आया सेकेंड, फिर उसके बाद में क्या आया फर्स्ट, तो ऑप्शन सेकेंड को देखें यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसमें सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए ये जो है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ये सभी, और सभी कच्चे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन के द्वारा शोधन करने पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कई भाग अलग अलग हो जाते हैं, और एक प्रभाजक स्तंभ में इन अवयवों को हम इनके क्वथनांक बिंदु पर अलग अलग प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इनको प्रभाजी आसवन के हिसाब से क्वथनांक बिंदु के आधार पर इनका मिलान किया है हमने। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण अवलोकन करना होता है, और सॉरी मैंने यहाँ पर उत्तर ही बोल दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है अवलोकन करना, क्योंकि वैज्ञानिक विधि जो होती है उसका प्रथम चरण अवलोकन करना होता है, और जब हम किसी भी स्थिति के बारे में सोचते हैं अवलोकन करना पड़ता है, या हम उस स्थिति या वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, फिर उसका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद प्रयोग आदि शुरू किए जाते हैं, और बिना अवलोकन के किसी तरह की कोई परिकल्पना या प्रयोग संभव नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण जो होता है उसे हम अवलोकन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है, ये हमें देखना है। तो विटामिन का नामकरण फंक ने किया, ये बिल्कुल सही है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी सही है।
ये पाचन में सहायक होते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 तो जो रहेगा ये हमारा सही नहीं रहेगा। चलिए अगला है कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर हमें सत्य कथन को देखना है, तो जो सही है वो हमें देखना है। देखिए फर्स्ट दिया है कि पादपों में जल और लवण का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जल और लवण का परिवहन जो होता है, जल का तो हम कह सकते हैं कि जल का जाइलम के द्वारा होता है। दूसरा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से उत्पन्न होती है या CO2 से विमुक्त होती है, तो ये भी सही नहीं है, वो जल के अणु से विमुक्त होती है। इसी प्रकार से थर्ड है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, तो ये सही तो है क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो छुईमुई पौधों की पत्तियों की कमानुकुंचन गति को दर्शाती है। अब यहाँ पर चौथा भी हमारा सही है, क्योंकि छुईमुई के पौधों में कंपानुकुंचन गति भी होती है। तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाती है। तो देखिए सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, अब ऊर्जा जो होती है वो पवन ऊर्जा भी हो सकती है, जल ऊर्जा भी हो सकती है, तो इसलिए हम ऊर्जा का सिर्फ एक स्रोत या ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, तो इसलिए हम इस उत्तर को ना मानते हुए इसे यहाँ पर सही मान रहे हैं, ऑप्शन 4 तो जो है छुईमुई वाले को, क्योंकि ये तो होता ही है, ये डेफिनेटली है, आप जानते हैं इसे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर टिक कर रहा हूँ ऑप्शन 4 को। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे हैं एक AMU, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, और इसके तुल्य ऊर्जा है, तो इसकी तुल्य ऊर्जा कौन सी हुआ करती है, तो इसकी तुल्य ऊर्जा जो होती है वो होती है हमारी 931 MeV। अब जो यहाँ पर MV दिया है तो इसे हम बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, और एक MU जो होता है उसके बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। चलिए अगला है अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है। जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे जो पेशियां होती हैं उनके अंदर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण से हमें थकान होती है। अब जो थकान होती है वो भी हमारे लिए दो प्रकार की होती है, एक न्यूरल और थकान होती है और एक मसल्स थकान होती है। और जो मसल्स थकान होती है ये अधिक पेशी संकुचन के कारण हो जाती है, क्योंकि इसमें ATP ग्लाइकोजन के कारण ये होती है, क्रेटिन फास्फेट अणु का इसमें समावेश हो जाता है, तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है पेशियों पर। चलिए अगला है इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या परिवर्तित करता है, तो देखिए इंसुलिन जो होता है ये पैंक्रियास ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि यकृत में फिर जमा हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अगला है निम्न में से कौन सी ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊष्मीय विकिरण की बात की जा रही है और उसकी विशेषता जो नहीं है, तो यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण की विशेषता जो नहीं है तो ये रहेगी ऑप्शन फर्स्ट, इसे आगे बढ़ाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दिया है। अब यहाँ पर इसमें बात की गई है कि ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब सुचालक में चालकता सबसे अधिक मुख्य होता है धातुओं के अंदर आदि के अंदर। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तत्वदाता अशुद्धि है, तो कौन सी तत्वदाता अशुद्धि रहेगी, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 जो रहेगा हमारा फास्फोरस, ये एक दाता अशुद्धि है। अब दाता अशुद्धि ये कैसे हो जाती है, तो देखिए हम समूह 15 की बात करते हैं, समूह 15 के तत्व जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि आते हैं। इसी प्रकार से समूह 14 के तत्व होते हैं, मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये वर्ग 14 के तत्व और ये वर्ग 15 के तत्व। तो जब हम 14 के तत्व जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि आते हैं, इसमें हम समूह 15 के तत्वों को मिलाते हैं तो 4 इसकी संयोजकता होती है समूह 14 के तत्वों की, और इनकी 15 वाले की 5 होती है ऑक्सीजन संख्या। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेष रह जाता है, और जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो एक एन टाइप का अर्धचालक बनता है, और उस एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 15 को मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक तत्वदाता
डोनर अशुद्धि बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर जो है ये हमने देखा है। चलिए फास्फोरस जो रहेगा इसका उत्तर है। अगला है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं रहेगी, तो वो नहीं रहेगी ऑप्शन सेकंड जो है लेड और जिंक जो है Pb और Zn। अब ये क्यों नहीं रहेंगे, तो देखिए सीसा और जिंक जो होती है मिश्र धातु ये संभव नहीं होती है क्योंकि इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है, इसलिए इन्हें हम आपस में मिश्रित नहीं हो पाती है। चलिए अगला है न्यूटन की गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। अब यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है, तो वह पालन किसका कर रही है, तो वो पालन कर रही है ऑप्शन सेकंड जो रहेगा उपागम का। अब निगमन उपागम का पालन कैसे कर रही है, तो शिक्षिका को जो पढ़ाना है उसे पहले ही लिख दिया जिससे विद्यार्थियों का ध्यान उसी अध्याय पर केंद्रित रहे, तो यहाँ पर ये निगमन हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है धातु परमाणु से युक्त विटामिन होता है। अब कौन सा विटामिन धातु परमाणु से युक्त होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन थर्ड विटामिन B12। और विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु होती है, तो इसके अंदर CO जिसे हम कोबाल्ट कहते हैं ये धातु इसमें पाई जाती है। और इसी विटामिन B12 को कोबलामिन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कोबलामिन कोबाल्ट धातु है और ये विटामिन है, तो कोबलामिन ये हो जाता है। और इसी विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होती है, ये भी आप ध्यान रखें। और रक्त अल्पता जो होती है उसे हम कहते हैं खून की कमी। उसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे रक्त या RBCS के अंदर Hb की कमी हो जाती है तो ये रक्त अल्पता मानी जाती है। चलिए तो इससे बचने के लिए मांस, मछली, अंडा, दही आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे विज्ञान विषय से संबंधित 30 प्रश्न जो कि HTET 2014 में पूछे गए थे। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होने की संभावना इनकी बनी रहती है। कई प्रश्न हमने देखे कि जो कुछ एग्जाम में अभी आए भी हैं और पिछली बार भी आ चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और आपको अच्छे लगे तो हम ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।